नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारा जो फिजिक्स है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, शुरू से लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं तो वो सब आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांतों को समझाइए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर इसका हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि डीसी करेंट, एसी करंट यानी कि बताइए एसी करंट होता है को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब आता है हमारा ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांतों को समझाइए। तो देखिए हमारा ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। तो ये किससे बना होता है, इसकी बनावट क्या है। देखिए इसमें नर्म लोहे, इसमें जो नर्म लोहे की पत्ती बनी है, ये जो आपका एक ऊपर है, ऊपर रखकर आयताकार, जो आयताकार में ये बना है आपका पतलेट क्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पतलेट क्रोड बनाते हैं। तब तांबे के तार पर जो तांबे का तार होता है उससे हम इसे लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं यानी कि जो प्राथमिक, ये देखिए प्राथमिक कुंडली है और एक ये हमारे द्वितीय कुंडली, जिसको हम ये पी हमारा ये एस, ये जो हमारा कुंडलियाँ बनती है यानी कि जो तांबे का तार है इसको लपेट कर हम बनाते हैं, यानी 2 कुंडली बनती है, यानी कि एक हमारी प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। तो उसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता में जोड़ देते हैं यानी कि एसी करंट में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा चित्र है, बनावट इसकी। अब चलिए सिद्धांत को जान लेते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, देखिए वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। यानी जो अन्योन्य प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण क्या है इसे जान लीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण जो आपका होता है, दो आपका वोल्टर दिया जाता है, 2 कुंडली। तो एक कुंडली के कारण जो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है, उसे अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो ये हमारा अन्योन्य प्रेरण है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए ये आपका 2 अन्योन्य प्रेरण दे दिया है। अगर हम इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली में, तो इसके कारण जो है दूसरे वाली कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है, इसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। उसके बाद जो देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ यानी कि एसी करंट के साथ ही कार्य कर सकता है। यानी कि ये जो आपका अन्योन्य प्रेरण है, इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण ये किसके साथ, एसी करंट के साथ ही यानी प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दृष्टि धारा के साथ नहीं। यानी कि डीसी करंट के साथ है ये कभी भी काम नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सिद्धांत। अब चलिए इसके हम प्रकार को देख लेते हैं। तो प्रकार में आपको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर जो है उसको जान लेते हैं। देखिए कार्यविधि के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है 2 प्रकार का होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो देखिए जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो हमारा ये प्राथमिक कुंडली है यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ये क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि हमारा कह सकते हैं कि यानी एस से यानी पी, यानी कि जो आपका प्राथमिक कुंडली है वो क्या
बोलते हैं द्वितीयक कुंडली से कम होता है। तो ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है, देखिए ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये लो वोल्टेज से किससे, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है हाई वोल्टेज में। तो ये है हमारा ऊंचाई ट्रांसफर, जिसे हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम अपचयी ट्रांसफार्मर। तो अपचयी ट्रांसफार्मर उसका विपरीत ही है। देखिए अपचयी ट्रांसफार्मर में देखिए यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी कि जो हमारी द्वितीय प्रत्यावर्ती कुंडली है, यानी कि जो द्वितीय ये हमारी एनपी यानी कि द्वितीय कुंडली है वह प्राथमिक कुंडली से बड़ा होता है। और इसमें हमारा क्या था, देखिए इसमें था आपका जो प्राथमिक कुंडली है वह द्वितीय कुंडली से बड़ा था, और इसमें द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका इसमें हाई वोल्टेज से क्या होता है, लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना आप समझ गए। देखिए तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का उत्तर। तो ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन प्लस धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये आप सबके बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये भी आप सबके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और हमारा जो देखिए 2 बिंदु है, यानी कि एक बिंदु ये एक बिंदु ये। तो एक बिंदु पर हमारा +9 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे बिंदु पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया। और इनके बीच की दूरी, जो बीच में दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है 16 सेमी। कितनी सेमी, 16 सेमी। अब यहाँ पर हमारा जो है Q है, बीच में क्या है Q। और उसके बाद देखिए जो इसका जो हम आधा करेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 16 - x हो जाएगी। अगर हम 16 में से x घटाएंगे तभी ना इसका मान निकलेगा, x का मान। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब हम चलेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान में r² से, ये है फार्मूला। अब देखिए तो इस पर चलिए रख देते हैं। देखिए यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 हमारा क्या है, तो Q1 हमारा प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है, गुने में आपका Q2 क्या है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको देखिए हम F1 मानेंगे, और ये हमारा Q हो जाएगा, यानी कि हम F1 से चल रहे हैं ना, तो हमारा पहले बिंदु से हम पहले बिंदु का निकालेंगे, ये हमारा Q हो जाएगा। उसके बाद अपान में इसका हो जाएगा r², ये इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखिए अब F1 हम तो हमारा निकल कर आ गया, अब F2 को निकालेंगे, यानी दूसरी बिंदु, तो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखिए ये तो हमारी पहली बिंदु, दूसरी बिंदु यहाँ है, तो ये हो जाएगी
ये प्लस है ना, उसके बाद ये प्लस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये क्यू हो जाएगा दूसरी बिंदु। उसके बाद हमारा आ जाता है आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब जो हमारा F1 है वो F2 के बराबर है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए F1 का मान रख दीजिए, तो 1/4πε0 प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन गुने में ये क्यू अपान में आर स्क्वायर। उसके बराबर में F2 क्या है, 1/4πε0 ये प्लस इलेक्ट्रॉन गुने में क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये जो 1/4πε0 है कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, इसमें देखिए क्या बच रहा है। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए हम इसको माने थे क्या, देखिए यहाँ पर। तो आर स्क्वायर हमारा क्या है, दूरी है। तो दूरी हमारे यहाँ से दूरी कितनी है, आर है। यहाँ से की दूरी आर स्क्वायर है। तो लिख दीजिए आर की दूरी कितनी, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बराबर में यहाँ पर बचा है 1, तो 1 हो जाएगा। और दूरी कितनी है यहाँ की, देखिए 16 माइनस यक्स है, तो 16 माइनस यक्स, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए इतना समझ में आया। अब उसके बाद इसको देखिए हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको यक्स। अब इसके का हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे, और इसका हम तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1/, में ये हो जाएगा 16 माइनस का यक्स और पूरे का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका, तो 3/, में यक्स बराबर में आपका हो जाएगा 1/16 माइनस यक्स। ये हुआ। अब देखिए इसका हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा करेंगे तो 3 ये 16 माइनस का यक्स, और इधर आएगा आपका बराबर में यक्स। अब इसका गुणा कर दीजिए, 16 3 48 हो जाएगा, ये माइनस का 3x बराबर का x हो जाएगा। अब देखिए इधर में आप x वाले को हम एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा, इधर माइनस किधर आएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 बराबर आपका x प्लस का 3x। ये हो जाएगा यानी कि x और 3x यानी 4x हो जाएगा, बराबर में आपका 48 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा, इधर गुने में है 4, इधर में आपका बटे में हो जाएगा, तो 48 अपान में आपका 4 हो जाएगा। अब इसको उसके बाद इसका हो जाएगा, यानी कि इसको हम 4 से काट देंगे, तो आपको हो जाएगा 4 1 4, ये 4 दूना 8, तो 12 बार में आपका कट जाएगा। तो x बराबर आपका 12 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हैं। ये आप सबकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आप सबकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो नील बोहर ने प्लैंक क्वांटम के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत की, इसके अनुसार ये किए हैं। जो नील बोहर थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लैंक क्वांटम के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए हैं। जो आपके यहाँ पर तीन परमाणु मॉडल जो आपके प्रस्तुत किए हैं उसे देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/में 2π पूर्ण गुणक हो। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग कितना हो, h/में 2π
पूर्ण गुणक हो। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो आपका इनका जो प्रस्तुत मॉडल है, तो ये है जब इलेक्ट्रॉन इन अस्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, जिसके कारण उसे अस्तित्व बना रहता है। उसका अस्तित्व बना रहता है, ये उसका है, उसका अस्तित्व बना रहता है। तो ये हमारा दूसरा परमाणु मॉडल था। उसके बाद हमारा तीसरा है जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। यानी कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, जब कोई बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर ऊंची जगह पर चला जाता है, यानी कि ऊंची कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहाँ लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक रुक करके फिर अपनी कक्षा में वापस लौटता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऊंची कक्षा में जब चला जाता है तब वहाँ से लगभग जो 10⁻⁸ सेकंड तक रुका रहता है, उसके बाद ही अपने कक्षा में वापस लौटता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हम इसका हेडिंग डालेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, उसके बाद लिखेंगे नीचे से इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे भाग, जो छोटा भाग है यहाँ पर dl द्वारा किसी बिंदु, यहाँ से बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल V निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर? निम्न बातों पर। देखिए हमारा पहला है दिया है, यह वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती है। जो हमारा ये वैद्युत धारा I है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? डेल V के अनुक्रमानुपाती, यानी डेल अनुक्रमानुपाती I। उसके बाद हमारा दूसरा है, यह चालक खंड की लंबाई डेल के, जो डेल है इसके क्या होता है? ये डेल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी डेल अनुक्रमानुपाती डेल V अनुक्रमानुपाती डेल, ये है हमारा दूसरा। तो चलिए अब देखते हैं आगे तीसरा समीकरण। तो हमारा जो तीसरा समीकरण है, यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, जो थीटा होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल V अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। उसके बाद आता है हमारा चौथा समीकरण। तो यह है यह डेल L तथा P के बीच की दूरी R के यानी कि वर्ग, R के वर्ग यानी कि ये R के वर्ग है के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बटे में आपका R चला आएगा, होता है डेल V व्युत्क्रमानुपाती I डेल L साइन थीटा अपान में R²। ये इसका हो जाएगा चौथे का समीकरण। जब इन चारों को हम मिलाएंगे तो आपका जो बनेगा वो हो जाएगा डेल V अनुक्रमानुपाती I डेल L साइन थीटा अपान में R²। उसके बाद इसका जो सूत्र बनेगा डेल V म्यू नॉट अपान में 4 I डेल L साइन थीटा अपान में R²। उसके बाद आ जाता है हमारा जो, देखिए यहाँ पर आपका म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है अपान में 4 इसका मान कितना होता है? 10⁻⁷। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में बहुत ही बार ये पूछा जा सकता है। तो ये आप काम आएगा आपको न्यूमेरिकल लगाने में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम आप सभी को होमवर्क के लिए देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसको मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। तो जो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हम उत्तर बता दे रहे हैं कितना आएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 6.28 × 10⁻18। इतना आपका आंसर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी इसको हल किए या नहीं किए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।